तो देखो बच्चों, हम लोगों का चैप्टर है सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी और उसका इंट्रोडक्टरी पार्ट है। तो देखो इसके अंदर कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं। पहले मैं उस टर्मिनोलॉजीज को आप लोगों से क्लियर कर लेता हूँ, ताकि आपको जब चैप्टर में पढ़ाऊँ तो उसमें आपको दिक्कतें नहीं ना आए। ठीक है, तो पहली टर्मिनोलॉजी है आपकी इकोनॉमी। ठीक है, मैंने देखो आपसे पहले जो डिस्कशन किया था, पहले जो मैंने आपसे पिछली क्लास के अंदर जो डिस्कशन किया था, वो मैंने आपसे डिस्कशन किया था इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में। यहाँ अपन ने पढ़ा था। अभी मैं बात करने जा रहा हूँ आपसे इकोनॉमी के बारे में, है ना। तो लिखो आप इसके अंदर यहाँ पर इकोनॉमी। इकोनॉमी क्या होता है, इकोनॉमी, इसके बारे में पहले अपन लिखते हैं। ठीक है, लिखो पहले फिर समझाता हूँ। लिखो, इट इज अ सिस्टम। इट इज अ सिस्टम। ठीक है, which provides, it is a system which provides the means to work, which provide the means to work and earn a living, earn a living। earn a living, ठीक है। अब देखिए क्या चीज होती है ये। हम कहते हैं ना, ये इंडिया की इकोनॉमी है, ये चाइना की इकोनॉमी है, ये यूएसए की इकोनॉमी है। तो इकोनॉमी क्या प्रोवाइड करती है हमें? इकोनॉमी हमें देती है मीन्स टू वर्क, यानी काम करने की का अवसर देती है कि काम करो और अपना जो है जीवन यापन करने के लिए कमाई करने का साधन देती है। अब जैसे देखो, कोई है आपकी इकोनॉमी के अंदर, कई सारे प्रोड्यूसर्स होते हैं, प्रोडक्शन करते हैं गुड सर्विसेज का, है ना। तो आप लोगों के लिए करते हैं वो प्रोडक्शन, और फिर हम उस चीज़ों को खरीदते हैं, कंज्यूम करते हैं, और वो लोग क्या काम करते हैं, अपने प्रॉफिट्स कमा लेते हैं। तो इकोनॉमी का मतलब क्या है? इकोनॉमी एक ऐसा सिस्टम है, क्या है ये? एक ऐसा सिस्टम है जो क्या देता है हमको? मीन्स टू वर्क, पहली बात, कि काम करने का अवसर देता है, और अर्न अ लिविंग, और उससे अपन क्या काम करते हैं? दूसरा अवसर क्या देता है? प्रॉफिट कमाने का, लिविंग, लाइवलीहुड को अर्न करने का अवसर देता है हमें। ठीक है, अब इकोनॉमी के अंदर देखो ये बात बताई गई है, इकोनॉमी दो तरीके की होती है। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं, टू टाइप्स होते हैं इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी के। पहला होता है ओपन इकोनॉमी। पहला क्या होता है? ओपन इकोनॉमी, ओपन इकोनॉमी। ठीक है, और दूसरा क्या होता है? क्लोज्ड इकोनॉमी। एक होता है ओपन इकोनॉमी और एक होती है क्लोज्ड इकोनॉमी। अब क्या, देखो नाम से ही पता लग रहा है, ओपन इकोनॉमी मतलब जो सबके लिए ओपन है। अब ऐसी कंट्री, अब देखो आज के ज़माने में अगर मैं बात करूं तो एक हर कंट्री का दूसरे कंट्री से एक्सपोर्ट भी होता है, इंपोर्ट भी होता है। इंडिया का चाइना से भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता है, यूएसए से भी होता है, ठीक है, जापान से भी होता है, हर जगह से होता है। मतलब ऐसा, ऐसी कोई, शायद ही ऐसी कोई कंट्री होगी जिसका इकोनॉमिक रिलेशन किसी दूसरी कंट्री से ना हो, है ना। तो ऐसी इकोनॉमी, यानी ऐसी कंट्री जिसका इकोनॉमिक रिलेशन बाकी की अदर इकोनॉमी से, यानी अदर कंट्री से जब ओपन होता है, इकोनॉमिक रिलेशन जब दूसरों से भी होता है, दूसरी कंट्री से भी होता है, तो हम उसे क्या बोलते हैं? ओपन इकोनॉमी। और ऐसी इकोनॉमी जिसका इकोनॉमिक रिलेशन दूसरी कंट्री से, दूसरी इकोनॉमी से नहीं होता, उसे अपन क्लोज्ड इकोनॉमी बोलते हैं। लेकिन प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ठीक है, अभी आपकी प्रॉब्लम्स लेता हूं, पहले अपन इस पर इसको लिख लेते हैं। ठीक है, तो लिखो यहां पर विच, विच हैज इकोनॉमिक रिलेशन, which has economic relation with other economies, with other
इकोनॉमीज, और यहां क्या लिखोगे क्लोज्ड इकोनॉमी में, विच हैज नो इकोनॉमिक रिलेशन, which has no economic relations with other economies। ठीक है, तो देखिए बच्चों, उसके बाद देखो अपन ने एक कंसेप्ट पढ़ा, ये सब चीजें करने के बाद हमने एक सेकंड नंबर का कंसेप्ट पढ़ा था, क्या, स्केयरसिटी। क्या पढ़ा था, स्केयरसिटी। ठीक है, स्केयरसिटी का मतलब क्या था, मैंने आपको बताया था स्केयरसिटी का मतलब होता है कमी। क्या बताया था, इसका मतलब होता है कमी होना। ठीक है, कमी को बोलते हैं ना स्केयरसिटी। कमी का मतलब क्या है, जब किसी भी रिसोर्सेज की डिमांड जब हम ज्यादा करते हैं, ठीक है, उसकी सप्लाई से, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्केयरसिटी। तो स्केयरसिटी का मीनिंग मैंने आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं, और इसके ऊपर अपन चर्चा भी कर चुके हैं। when there is higher demand, when there is a higher demand of resources than its supply, मतलब सप्लाई से ज़्यादा डिमांड हो। भाई कोई भी चीज़ अगर आप डिमांड करने जा रहे हैं, तो किसी भी चीज़ की अगर हम डिमांड ज़्यादा करते हैं उसकी सप्लाई से, तो हम क्या बोलते हैं, ये क्या चीज़ हो गई, स्केयरसिटी हो गई। बोलते हैं नहीं। अब देखो, अब आपको इसका एक एग्जांपल भी दे देता हूँ चाहो तो। ठीक है, देखो स्केयरसिटी का एग्जांपल क्या है, हमने पहले भी बात पढ़ी थी कि मान के चलो ऐसा, आपको बर्थडे पार्टी मनानी है। ठीक है, पापा ने आपको 5,000 रुपये दिए एज अ गिफ्ट। अब आपकी वांट्स कई सारी हैं, अब कैसे कमी हो जाती है देखो, अब आप वांट्स कई सारी हैं आपकी, क्या क्या करना चाहते हो आप करना चाहते हो शॉपिंग, फिर क्या करना चाहते हो, और क्या क्या चीज़ करना चाहते हो, पार्टी, डांस पार्टी, है ना, और क्या करना चाहते हैं अपन, गेम्स लेना चाहते हैं, गेमिंग। ठीक है, मूवी भी देखने जाना चाहते हो, फूड खाना भी चाहते हो, केक लेना चाहते हो, कुछ स्टेशनरी भी लेना चाहते हो। कितने सारे काम है आपके उस 5,000 रुपये में। तो अगर मैं बात करूं कि लेट से शॉपिंग में अगर आपके खर्च हो जाते हैं मान के चलो 3,000 रुपये, डांस में खर्च हो जाते हैं आपके 10,000 रुपये लेट से, गेमिंग में खर्च हो जाते हैं आपके, इसके बाद देखो अब हमारे पास आता है गेमिंग में मान लो खर्च हो गए आपके 5,000 रुपये, मूवी में खर्च हो गए 1,000 रुपये, मतलब 1,000 मूवी में लगेंगे। आपने एस्टिमेट बताया कि इसमें कितने लगेंगे, जितने आप चीज चाह रहे हो। स्टेशनरी में लगेंगे 10 रुपये, और केक में कितने लगेंगे, 990 रुपये। अब आप सोचो कि क्या सारी वांट्स पूरी हो जाएंगी, ये सारी वांट्स पूरी हो जाएंगी, ऑल वांट्स। तो आंसर है नहीं, 5,000 रुपये तो है उसमें रिसोर्सेज। अब देखो इसको मैं नाम दे देता हूँ, 5,000 रुपये जो पापा ने आपको एज अ गिफ्ट किए ना, इसको हम नाम दे देते हैं रिसोर्स का। अब रिसोर्सेज के सामने आपके वांट्स इतने ज्यादा हैं, पूरे हो नहीं सकते, तो इसीलिए क्या बोल रहे हैं, कमी है इस चीज की। कमी क्या है, व्हेन डिमांड ऑफ रिसोर्सेज, हायर डिमांड ऑफ रिसोर्सेज देन इट सप्लाई, मैंने सप्लाई के सामने डिमांड ज्यादा है। ठीक है, अब सारी वांट्स पूरी नहीं हो सकती है ना, तो अब अपन को देखो क्या चीज करनी है, क्या चीज करनी है। तो मैंने ये बात बोली, एक काम करते हैं, चॉइस करते हैं अपन, क्योंकि रिसोर्सेज के सामने वांट बहुत ज्यादा है। तो एक काम करते हैं कि अपन फूड खरीद लेते हैं। देखो फूड, फूड अपन ने खरीद लिया कितने का, 2,000 का।
और साथ में क्या कर लेते हैं, शॉपिंग कर लेते हैं। इसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन बिठाओगे तो हो नहीं पाएगा। अगर गेमिंग लोगे तो केवल गेमिंग ही हो पाएगा और कुछ नहीं हो पाएगा, है ना। मूवी देखोगे तो मूवी के साथ कुछ और चीज देखने जाओगे तो पूरे पैसे खर्च नहीं होंगे, पैसे भी पूरे खर्च करने जितने रिसोर्सेज हैं। तो ऐसे केस के अंदर आपको क्या काम करना पड़ेगा, अपनी चॉइस बिठानी पड़ेगी, क्योंकि आपकी वांट्स क्या है, अनलिमिटेड है। कैसी है वांट्स आपकी, अनलिमिटेड है। और रिसोर्सेज आपके पास कैसे हैं, आपने देखा कि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड है। ठीक है। तो अब देखो, अब हम इसके बारे में लिख लेते हैं आगे। तो चॉइस, अब देखो चॉइस की बारी क्या है, देखो चॉइस के बारे में अब आप चाहो तो देखो, आ, किसी भी चीज के अंदर जब हमारे पास है ना रिसोर्सेज कम होती है ना, तो हम चॉइस की पोजीशन ले आते हैं। अब आप खुद सोचो ना, एग्जाम में देखो आपके पास क्वेश्चन क्वेश्चन पेपर आता है, ठीक है। एग्जाम में आपके पास आता है क्या, क्वेश्चन पेपर। तो उस क्वेश्चन पेपर के ऊपर भी क्या होता है, चॉइस लिखी होती है ना, ये और ये, है ना, या तो ये कर लो या ये कर लो। दोनों थोड़ा ना कर सकते हैं, दोनों करने के ज्यादा नंबर थोड़ा मिल जाएंगे जब आप, तो फिर अपन को क्या काम करना पड़ता है, चॉइस, है ना। तो अब आपके पास लिमिटेड पैसे हैं। अब दो तरीके की जीन्स है, ठीक है। लिमिटेड पैसे हैं, दो तरीके की जीन्स है, एक है ब्लैक और एक है ब्लू। तो आप क्या काम करोगे, दो तरीके की जीन्स में पैसे लिमिटेड हैं, तो आपको या तो ब्लैक खरीदोगे या ब्लू खरीदोगे। तो अब आपको क्या काम करना पड़ेगा, इसके ऊपर चॉइस करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, चॉइस, चूज करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली देख लो हम किस पॉइंट पर पहुंचे, हम पहुंचे हैं कि एक जो हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स है ना, वो बेसिकली प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है। ठीक है। लिखो, पहले फिर समझाता हूं, तीसरे नंबर का कंसेप्ट लिखो। हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम बेसिकली क्या है, तीसरे नंबर का पॉइंट लिखो यहां पे, इकोनॉमिक प्रॉब्लम। इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है, लिखें, इट इज द प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। चॉइस की प्रॉब्लम क्यों अराइज होती है, चॉइस की प्रॉब्लम बेसिकली अराइज होती है ड्यू टू, ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, ठीक है, विच अराइज ड्यू टू, तीन कारण होते हैं चॉइस की प्रॉब्लम अराइज होने के। अनलिमिटेड ह्यूमन वांट्स, आपकी वांट इतनी ज्यादा है। दूसरा, रिसोर्सेज लिमिटेड है। और तीसरा, रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। यही पढ़ाया था मैंने आपको, रिसोर्सेज के ऑल्टरनेटिव यूजेस हैं। अब आपने ऊपर वाले एग्जांपल में यही तो बातें देखी। वांट आपकी इतनी सारी थी, देख रहे हो कितनी लंबी चौड़ी लिस्ट है। रिसोर्सेज, पापा के पास, पापा ने जो पैसे दिए थे वो लिमिटेड थे, है ना। और उस 5,000 के रिसोर्सेज को आप कई सारे कामों में ले सकते हो, फूड में भी, स्टेशनरी में भी, डांस पार्टी में भी, गेमिंग में भी, शॉपिंग में भी। यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। तो इस प्रॉब्लम से बचने के लिए आपको क्या काम करना पड़ा, चॉइस करनी पड़ी, क्योंकि सारे काम नहीं कर सकते हैं। तो फोर्थ हमारा कंसेप्ट क्या है, इकोनॉमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। फोर्थ, ये टर्म याद रखना, ये टर्म आपसे पूछी जाएगी, इकोनॉमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज। अब इकोनॉमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज का मतलब क्या होता है, रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज करना कि उसका मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिले। लिख लो आप, इकोनॉमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज का मीनिंग, इट मीन्स एलोकेटिंग द लिमिटेड रिसोर्सेज, allocating the limited resources in such a way, that economy produces
produces maximum goods economy produces maximum goods and services to satisfy human wants, that is effective and efficient use of resources। आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा हमें रिसोर्सेज का कैसा यूज करना चाहिए, इफेक्टिव और एफिशिएंट। जो भी रिसोर्सेज हमारे हैं, अब आपको पापा ने 5,000 रुपये दिए थे, तो आप कैसे चाहोगे उसका रिसोर्सेज का यूज करना कि प्रॉपर पूरे 5,000 खर्च हो जाए और पूरा मजा भी आ जाए। तो कैसे यूज किया हमने, इफेक्टिव यूज किया और एफिशिएंट यूज किया उसका अपन ने। ठीक है, तो उम्मीद है यहां तक बात सब बच्चों को क्लियर हो गई होगी। अब देखो लिमिटेड रिसोर्सेज, तो अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज के बारे में देखो मैं आपको पहले भी लिखवा ही चुका हूँ, सारी बात लिखवा चुका था। अनलिमिटेड वांट्स क्या होते हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज क्या होते हैं, ऑल्टरनेटिव यूजेस क्या होते हैं, ये अपन लिख चुके हैं। एक शॉर्ट समरी में अपन ने इसको रिवाइज भी कर लिया। इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी मैं आपको आज बता चुका हूँ। चलो अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब देखो अब हमारे ये कंसेप्ट और आता है, दो तरीके के और कंसेप्ट है हमारे। कहते हैं कि इकोनॉमी के टाइप आएंगे, देखो अब आपके एक आती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी। हेडिंग डालो, एक होती है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, एक होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी। इस कंसेप्ट को समझने के लिए अब आप लोग क्या काम करेंगे, हाईलाइट कर दो पहले तो कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट को। देखो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, इसके पीछे पूरा मोटिव क्या होता है, प्रॉफिट कमाना, प्रॉफिट मोटिव। ये जो इकोनॉमी होती है प्रॉफिट मोटिव के लिए होती है। और एक होती है सोशलिस्ट इकोनॉमी, तो सोशलिस्ट इकोनॉमी का पूरा काम क्या होता है, सोशल वेलफेयर करना। ठीक है, अब जैसे देखो, अब आपको इसका देखो बेस्ट एग्जांपल देता हूं। इसका एग्जांपल देखो क्या है। अब ट्रेन के अंदर आप जाते हो, तो ट्रेन के अंदर, ट्रेन किसके हाथ में है, गवर्नमेंट के हाथ में। अब ट्रेन इस चीज को, जो रेलवे है वो इस चीज को सोचती है कि गरीब आदमी को भी सफर करना है, अमीर आदमी को भी सफर करना है। तो वहां पर जो बोगीज बनी हुई होती हैं वो फर्स्ट क्लास की भी होती हैं, सेकंड क्लास की भी होती हैं, है ना, और थर्ड क्लास की भी होती हैं। हर क्लास की होती है ताकि उसके फेयर भी उस हिसाब से होते हैं, महंगे सस्ते बहुत महंगे। लेकिन जो अगर हम एयरवेज से, एरोप्लेन से सफर करते हैं, तो वो तो प्राइवेट के हाथ में है। तो वहां पर क्या होता है, वहां पर, ठीक है, तो मैं कह रहा था देखो एयरवेज के अंदर तो देखो ये ऑप्शंस नहीं होते ना कि आप फर्स्ट क्लास में बैठ जाओगे, सेकंड में बैठ जाओगे या थर्ड में बैठ जाओगे, ऐसे ऑप्शन नहीं होते, क्योंकि देखो एयरवेज प्राइवेट के हाथ में है ना। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में भी ऐसे होता है, जो हर चीज प्राइवेट सेक्टर के हाथ में होती है तो उनका सारा मोटिव प्रॉफिट कमाना होता है। लेकिन जो चीज गवर्नमेंट के हाथ में आ जाती है ना, तो वो सोशल वेलफेयर के बारे में भी सोचते हैं कि यार गरीब आदमी के बारे में भी सोचेंगे। तो कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट इकोनॉमी आपका कंसेप्ट है, आपको पता होना चाहिए। कल को मान लो क्वेश्चन के अंदर अगर आ जाता है तो हमें आइडिया होना चाहिए इसके बारे में। तो इसका डिफरेंशिएशन आएगा एग्जाम में, तो आप लिखो फर्स्ट, इन दिस इकोनॉमी, in this economy all the means of production, all the means of production are owned by, किसके द्वारा ओन किए जाते हैं, प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, ओन्ड बाय प्राइवेट सेक्टर। क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ऐसा होता है इसमें पूरा मोटिव किसका, उसका कमाना क्या होता है, प्रॉफिट कमाना होता है। ठीक है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में। लेकिन अगर मैं सोशलिस्ट इकोनॉमी की बात करूं, तो सोशलिस्ट इकोनॉमी में क्या है, इन दिस इकोनॉमी
all the means of production are owned by, सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन किसके द्वारा ओन किए जाते हैं, क्योंकि सब चीज किसके हाथ में होती है यहाँ पर, गवर्नमेंट के हाथ में। ठीक है, नंबर दो लिखो, इन दिस इकोनॉमी सेंट्रल प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड बाय, central problems are solved by price mechanism, अब ये कैसे होता है प्राइस मैकेनिज्म, ये सब मैं आपको बात बताऊंगा आगे जाके, एक एक चीज अपन धीरे धीरे एक्सप्लेन करेंगे। यानी मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये कहते हैं कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है वहां पर अगर कोई भी सेंट्रल प्रॉब्लम आई, सेंट्रल प्रॉब्लम क्या होती है, सेंट्रल प्रॉब्लम, मेन प्रॉब्लम ये भी है कि हम प्रोडक्ट की प्राइस क्या रखें। आज मान लो ये पेन है तो इस पेन की मैं क्या प्राइस रखूं, तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होता है। तो वो जो प्रोडक्ट की प्राइस मार्केट में कितनी डिमांड है कितनी सप्लाई है उसके ऊपर डिपेंड करता है ना। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर किसी भी प्रोडक्ट की जो प्राइस है आप उसको कैसे डिसाइड करते हो, डिमांड और सप्लाई के बेस पर। नंबर दो यहां पर लिखो इसका, इन दिस इकोनॉमी all the central problem are solved by central planning authority, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। तो सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी होती है, इसको क्या बोलते हैं, इसी को तो गवर्नमेंट बोलते हैं अपन, इसी को गवर्नमेंट बोलते हैं, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी। यानी यहां पर कोई भी प्राइस डिसाइड करना है या कुछ भी करना है तो वो किसके द्वारा डिसाइड होगी, सेंट्रल प्लानिंग अथॉरिटी यानी गवर्नमेंट के द्वारा। लेकिन वहां पर कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई पे। ठीक है, ये एमसीक्यू क्वेश्चंस बेटा इसी के ऊपर ही बनते हैं। पॉइंट नंबर 3 के ऊपर अब आप आ जाओ। इसको हम एक और नाम से जानते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को, इट इज ऑल्सो नोन एज फ्री मार्केट इकोनॉमी। इसका दूसरा नाम क्या होता है, फ्री मार्केट इकोनॉमी। ठीक है, हाईलाइट कर लो, इसका दूसरा नाम है फ्री मार्केट इकोनॉमी। और पॉइंट नंबर 4 इस पर आ जाओ, इसका दूसरा नाम क्या है, इट इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। इसका दूसरा नाम क्या है, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। ठीक है, चलिए ये तो हमारी देखो बेसिक सारी बातें कंप्लीट हुई, और कल वाली क्लास को भी मैंने थोड़ा रिव्यू करवा दिया आपको। आज की क्लास के अंदर देखो मैंने अभी आपको बताया इकोनॉमी का मीनिंग क्या है, ओपन इकोनॉमी क्या होती है, क्लोज्ड इकोनॉमी क्या होती है। फिर हमने बात की स्कैरसिटी के बारे में, है ना। स्कैरसिटी क्या होती है कि रिसोर्सेज के सामने जब हमारी वांट्स ज़्यादा होती हैं, है ना, और सप्लाई नहीं होती है रिसोर्सेज की इतनी, तो वो स्कैरसिटी हो जाती है। फिर हमने बात पढ़ी इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज क्यों होती है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस की वजह से, है ना। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस ही मेन कारण है इकोनॉमिक प्रॉब्लम का। और प्रॉब्लम ऑफ चॉइस क्यों अराइज होती है, अनलिमिटेड वांट्स की वजह से, लिमिटेड रिसोर्सेज, और रिसोर्सेज हैव अल्टरनेटिव यूजेस, जिसको मैंने आपको पहले भी कल वाली क्लास में भी एक्सप्लेन कर दिया। इकोनॉमाइजिंग ऑफ रिसोर्सेज का मतलब है कोई भी रिसोर्सेज आपके पास है उनको उसको इकोनॉमिकली यूज करना है, एफिशिएंट और इफेक्टिव वे में यूज करना है, जिसमें हमको उसका मैक्सिमम बेनिफिट मिल सके। फिर हमने बात की कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है और
सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होती है? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी पूरा प्राइवेट के हाथ में होती है, लेकिन वहाँ सोशल वेलफेयर नहीं होता, प्रॉफिट मोटिव पूरा एम होता है। लेकिन सोशलिस्ट इकोनॉमी में प्रॉफिट मोटिव एम नहीं होता, पूरा जो हमारा जो फोकस होता है वो सोशल वेलफेयर होता है। अब जो नेक्स्ट हमारा कंसेप्ट आ रहा है वो आ रहा है मैंने जैसा कि आपको बताया था सेंट्रल प्रॉब्लम में, लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था हमने। ये देखिए, मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर होम टू प्रोड्यूस। तो आज मैं अब बात करने जा रहा हूँ व्हाट टू प्रोड्यूस की, है ना। तो चलो, तो व्हाट टू प्रोड्यूस की बात करेंगे। तो सबसे पहले आप हेडिंग डालो यहाँ पर, सेंट्रल प्रॉब्लम, और सेंट्रल प्रॉब्लम में मैं आपको क्या बात बताने जा रहा हूँ, व्हाट टू प्रोड्यूस। अब व्हाट टू प्रोड्यूस की जो समस्या है वो क्यों पैदा हुई, व्हाट टू प्रोड्यूस की समस्या, ठीक है। अब आप देखिए, हम जानते हैं कि हमारे रिसोर्सेज क्या हैं, अनलिमिटेड है क्या? नहीं है ना। अगर हमारे रिसोर्सेज अनलिमिटेड होते तो फिर कोई समस्या ही नहीं होती। रिसोर्सेज आर लिमिटेड है, ठीक है, रिसोर्सेज लिमिटेड है। अब इस बातों को समझाने के लिए मैं आपको एक बढ़िया सा एग्जांपल लेता हुआ चलूंगा, ठीक है। जैसे देखो, ये व्हाट टू प्रोड्यूस को समझने के लिए अपन एक एग्जांपल लेते हुए चलते हैं, और फिर उसको एग्जांपल को मैं कोरिलेट कर दूंगा आपकी इकोनॉमी से। अब मान के चलिए एक समस्या होती है, देखो घर में भी। अब आप जब थके आ रहे स्कूल से आने का आपका टाइम होता है, ठीक है, जब आप स्कूल से आते हो, थके आ रहे आते हो, तो मम्मी क्या सोचती है कि मैं अपने बच्चे के लिए क्या बनाऊं। भाई थका हुआ आएगा मेरा बच्चा, अब उसके लिए क्या बनाऊं, ऐसा सोचती है कि नहीं? सोचती है ना। तो तुम्हारे लिए यही सोचती है कि क्या बनाऊं मैं मेरे बच्चे के लिए। तो मम्मी के पास बड़े सारे ऑप्शन होते हैं। कभी मम्मी क्या सोचती है कि चलो एक काम करती हूँ, बर्गर बना लेती हूँ, ठीक है। दूसरे ऑप्शन में वो सोचती है एक काम करती हूँ, पिज़्ज़ा बना देती हूँ, ठीक है। फिर क्या सोचती हैं, फिर क्या सोचती हैं, एक काम करती हूँ, पिज़्ज़ा नहीं बनाती, नूडल्स बना देती हूँ, ठीक है। या एनी अदर आइटम कुछ और सोचती हैं। तो मम्मी के पास बड़े सारे ऑप्शंस हैं, क्या बनाऊँ, बच्चा आएगा भूखा, तो क्या बनाऊँ उसके लिए, बर्गर बनाऊँ, पिज़्ज़ा बनाऊँ, नूडल्स बनाऊँ, या कोई और अदर आइटम बनाऊँ, है ना। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो क्या बनाऊँ। फिर दूसरा क्वेश्चन मम्मी के दिमाग में पता है क्या आता है, चलो मम्मी ने सोच लिया मैं बर्गर बनाती हूँ, बच्चा आएगा, बर्गर पसंद है, बर्गर बनाती हूँ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन मम्मी के दिमाग में है कि कितने बर्गर बनाऊँ, ठीक है, कितने बनाऊँ, कितने खा लेगा। अब तुम बताओ कितने खा लोगे, 5 बर्गर, 5 खा लोगे, ठीक है, 5 बर्गर बना दो। तो मम्मी ने क्या चीज़ सोच ली कि चलो बेटे के लिए मैं 5 बर्गर बना देती हूँ। तो अब पहली समस्या समझ में आई मम्मी की, क्या बनाऊं और कितने बनाऊं। अब मम्मी के पास देखो रिसोर्सेज तो सब सब कुछ तो नहीं बना सकती ना मम्मी, बर्गर भी, पिज़्ज़ा भी, नूडल्स भी, सब कुछ तो नहीं बना सकती। बनाएगी तो इन सब में से कोई एक चीज़, क्योंकि मम्मी के पास भी लिमिटेड समय भी लिमिटेड है और रिसोर्स भी लिमिटेड है। तो अब हमारी इकोनॉमी में भी कुछ ऐसी बातें होती हैं, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं उनको भी यही दिक्कत आती है, क्या बनाऊं, क्या प्रोडक्शन करना है ना, और कितना करना है, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड हाउ मच टू प्रोड्यूस। अब दूसरी समस्या मम्मी के पास क्या आती है, हाउ टू प्रोड्यूस। अब आप बोलोगे सर ये कैसी समस्या है। हाँ, अब मम्मी को भी यही लगता है ना कि भाई हाथों से बनाऊं या मशीन से बनाऊं। मम्मी के पास भी यही समस्या है, कैसे बनाऊं, हाथों से या मशीन से। ऐसी हमारी इकोनॉमी में भी ये समस्या आती है। तो अगर मम्मी मान लो हाथों से बनाती है बर्गर, तो वो कौन सी टेक्निक कहलाएगी, लेबर लेबर इंटेंसिव टेक्निक कहलाएगी, अगर मम्मी हाथों से बनाती है तो। और यदि मम्मी मशीन से बर्गर बना देती है तो कौन सी टेक्निक कहलाएगी, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक।
अब आप खुद बताएं ना, मम्मी अगर बताओ अगर मशीन से बनाएगी काम तो जल्दी हो जाएगा, लेकिन मशीन के पैसे भी तो लगेंगे लाने के, महंगी आएगी मशीन, ठीक है। लेकिन अगर हाथों से बर्गर बना देगी तो टाइम लग जाएगा लेकिन सस्ता बन जाएगा। तो दोनों तरीकों की अपनी अपनी क्वालिटी है। ऐसे ही हमारा देश भी सोचता है कि प्रोडक्शन करने जा रहे हैं तो कैसे करें, लेबर से करवाएं काम कि मशीनों से काम करवाएं। अब मशीनों से करवाएंगे तो पैसे लग जाएंगे, और लेबर से करवाएंगे तो एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगी। अब जो बहुत डेवलप्ड कंट्रीज है ना, कैसी कंट्री जो बहुत डेवलप्ड होती हैं, अगर मैं इकोनॉमी के मामले में लेते हुए चलूँ तो बहुत डेवलप्ड कंट्री है, तो वहां पर तो देखो एक बात बताऊं, खूब मशीनें मशीनें सब होती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वहां लेबर नहीं होती उल्टा। तो उनको उनके पास पैसा खूब है लेकिन लेबर नहीं है, तो वो क्या काम करती हैं, वो कहती है नहीं नहीं एक काम करते हैं मशीनों से करा लेते हैं। लेकिन हमारी इंडिया जैसी जो कंट्री है, हमारी इंडिया जैसी जो कंट्री है वो क्या बोलती है, हमारे पास तो यार अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, लेबर ही लेबर है ना। तो वो क्या कहती है कि एक काम करते हैं, नहीं नहीं हम लेबर से ही काम करवाएंगे ताकि हमारी एम्प्लॉयमेंट भी पूरी हो पाए, ठीक है। तो ये मम्मी के साथ भी समस्या आई, और उसको मैंने देश के साथ भी कोरिलेट कर दिया कि कैसे बनाऊं। अब तीसरी समस्या देखो क्या आती है, तीसरी समस्या आती है हमारी यहां पर, फॉर, ध्यान से सुनना बात मेरी, फॉर होम टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ठीक है। फॉर होम टू प्रोड्यूस मतलब है किसके लिए बनाऊं, ठीक है ना। ठीक है ना। तो देखो, अब मम्मी के पास, मम्मी के 3 बच्चे हैं, तो मम्मी को ये समस्या आ रही है कि मैं किस बच्चे के लिए बनाऊं। तो देखो किसके लिए बनाऊं, ठीक है, ये मम्मी के पास समस्या है। अब कैसे समस्या है मम्मी के लिए, ये जरा समझना। 3 बच्चे हैं मम्मी के, एक सबसे बड़ा, एक बीच वाला, और एक सबसे छोटा, ठीक है। अब क्या लगता है, मम्मी अगर बर्गर बना रही है तो मम्मी किसके लिए बर्गर बनाएगी तीनों में से, या सबसे ज्यादा बर्गर किसको देगी। जैसे मान लो 5 हैं, तो 5 बर्गर में से मान के चलो दो दो सबको दे नहीं सकती, तो दो 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 देंगी तो 6 बर्गर चाहिए। तो ऐसे केस के अंदर एक को कम देना पड़ेगा। जैसे मान लो किसको कम देगी, जैसे मान लो इसको एक दे दिया तो इसको दो दो दे दिए, तब काम बन जाए। या इन दोनों को एक एक दे दे, ठीक है, 2 3 4, तो इसको 3 दे दे। क्या करें, छोटे को दे, बीच वाले को दे, या सबसे बड़े को दे। सबसे बड़े को देंगे तो बड़ा है, भूख ज़्यादा लगती है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर मम्मी क्या बोलती है, एक कहानी साथ में और चली कि मम्मी ने सोचा कि जब मम्मी ने तुम तीनों को काम दिया, 3 बच्चे थे, तुम तीनों को काम दिया मम्मी ने, बोला जा बेटा बाहर से जाके धनिया लेकर आ जा। तो सबसे बड़े बच्चे ने क्या किया, बहाना लगा दिया। छोटा बच्चा बोला कि मैं कहाँ से जाऊंगा, मैं तो छोटा हूं। और जो मंझला बच्चा था यानी बीच वाला, उसने क्या बात बोले, वो फटाफट से गया और जाके धनिया लेकर आ गया, धनिया। तो मम्मी का को क्या लगा कि बीच वाला बच्चा ही मेरा सबसे ज्यादा काम करता है, तो फिर मम्मी क्या काम करेगी, अब ज्यादा बर्गर किसको देगी, 3 इसको देगी, एक और एक इन दोनों को मिलेंगे। क्योंकि मम्मी को काम में हेल्प किसने कराई, इसने कराई ना। तो सेम बात हमारी इकोनॉमी में होती है। हमारी इकोनॉमी में 2 तरीके के लोग हैं, एक है रिच और एक है पुअर, है ना। हमारी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन रिच ज्यादा देगा तो रिच के लिए प्रोडक्शन होगा। हमारी कंट्री में पुअर अगर देगा कंट्रीब्यूशन इकोनॉमी के अंदर तो पुअर के लिए प्रोडक्शन होगा, है ना। ऐसा नहीं है कि देखो बड़े बेटे और सबसे छोटे बेटे को मिला ही नहीं, मिला लेकिन कम मिला। ऐसी इकोनॉमी में भी ऐसा ही होता है। ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन दोनों में से रिच के लिए बिल्कुल नहीं होगा, पूरा पुअर के लिए हो जाएगा, या पुअर के लिए बिल्कुल नहीं होगा, पूरा रिच के लिए हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। हाँ, ये इकोनॉमी जरूर ये काम करती है कि ज्यादा प्रोडक्शन उसके लिए करती है जो इकोनॉमी में ज्यादा प्रोडक्शन के लिए कंट्रीब्यूट कर रहा है। समझ रहे हो ना आप मेरी बात, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
तो सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी भी हमारी ऐसी है, फार्मर है या प्रोड्यूसर है, वो ये सोचता है क्या बनाऊं और कितना बनाऊं, किस तरीके से बनाऊं, लेबर इंटेंसिव से या कैपिटल इंटेंसिव से, और किसके लिए बनाऊं, रिच के लिए कि पुअर के लिए। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमको देखने हैं। तो चलो, तो सबसे पहले 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा आपका, व्हाट टू प्रोड्यूस, तो उसके बारे में मैं आपको लिखवा देता हूं। तो लिखना चालू करो तीसरे नंबर का, ठीक है, तीसरे नंबर के नाम 3 मार्क्स का है, पहला पॉइंट है, 3 मार्क्स का मिलेगा। पहला पॉइंट है व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, ठीक है। अब लिखना चालू करो इसको, व्हाट टू प्रोड्यूस को। द प्रॉब्लम ऑफ, द प्रॉब्लम ऑफ what to produce is essentially, the problem of what to produce is essentially a problem of choice regarding which goods should be produced, which goods should be produced, ठीक है, and in what quantity by an economy, and in what quantity बाय एन इकोनॉमी। आ गई ना बात वही, क्या प्रोड्यूस करें और कौन कितनी क्वांटिटी में करें, देख लो। विच गुड्स बी प्रोड्यूस, ये पहला पॉइंट है ना। दूसरी समस्या क्या, व्हाट क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में इकोनॉमी में प्रोड्यूस करें, ये दूसरा नंबर आ गया, है ना। आगे लिखें, यहां से लिखें, द इकोनॉमी हैज टू डिसाइड, द इकोनॉमी हैज टू डिसाइड which goods will be produced, which goods will be produced, ठीक है, produced। एग्जाम्पल, कंज्यूमर गुड्स, मिल्क एटसेट्रा, ठीक है, और कैपिटल गुड्स, मशीन एटसेट्रा, ठीक है। देखो कंज्यूमर गुड्स, अब जैसे देखो ये जो समस्या है ना, बर्गर और वो नूडल्स वाली या पिज्जा वाली, अगर इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दो तरीके के ही गुड्स होते हैं, एक होते हैं कंज्यूमर गुड्स और एक होते हैं कैपिटल गुड्स। तो कंज्यूमर गुड्स का मैंने आपको एग्जांपल दिया मिल्क, और कैपिटल गुड्स का मशीन। तो दो कौन से गुड्स प्रोड्यूस करें इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, तो एक होते हैं कंज्यूमर गुड्स, एक होते हैं कैपिटल गुड्स। तो इकोनॉमी में कौन सा गुड्स ज्यादा प्रोडक्शन करें, ये इकोनॉमी की समस्या है। आगे लिखें, द इकोनॉमी हैज टू चूज, अब इकोनॉमी को क्या चूज करना पड़ता है, क्योंकि दोनों कर नहीं सकते, पैसा इकोनॉमी के पास इतना है नहीं। तो द इकोनॉमी हैज टू चूज द कमोडिटीज, द इकोनॉमी हैज टू चूज द कमोडिटीज कीपिंग द नीड ऑफ द पीपल, यानी लोगों की जरूरत के हिसाब से उनको प्रोडक्शन करना पड़ेगा। अगर लगता है कंज्यूमर गुड्स की ज्यादा जरूरत है तो कंज्यूमर प्रोड्यूस करो, लगता है नहीं कैपिटल गुड्स की ज्यादा डिमांड है तो कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करो। द इकोनॉमी हैज टू चूज द कमोडिटीज कीपिंग द नीड्स ऑफ पीपल, इसको अंडरलाइन कर लो, कीपिंग द नीड ऑफ पीपल, लोगों की नीड्स के हिसाब से काम करना होता है,
कीपिंग द नीड ऑफ पीपल इन द माइंड, ठीक है, एंड एलोकेट द रिसोर्सेज इन सच अ वे, एंड एलोकेट द रिसोर्सेज in such a way that gives क्या, रिसोर्सेज को इस तरीके से एलोकेट करो। अब एक बात बताओ, पापा ने तो आपको 5,000 रुपये दिए थे ना गिफ्ट के लिए कि भाई पार्टी बना लेना, ठीक है, गेम ले आना, स्टेशनरी ले आना, केक ले आना, तो लेकिन आपने वो काम किया जो आपको मैक्सिमम क्या दे रहा है, सेटिस्फेक्शन। तो वही बात यहाँ पर आई कि हमें एलोकेट कैसे करना है अपने रिसोर्सेज को, वो हमें क्या दें, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, क्या दें हमें, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन दें, ठीक है। क्लियर है जी यहां तक बात। अब देखो, अब हम बात करते हैं हाउ टू प्रोड्यूस की, ठीक है। अब मैं बात करने जा रहा हूं किसकी, व्हाट टू प्रोड्यूस तो लिखवा दिया, अब मैं बात करने जा रहा हूं सेकंड, हाउ टू प्रोड्यूस। अब हाउ टू प्रोड्यूस के अंदर देखो मैंने दो बातें बोली हैं। क्या बोली, मैंने बोला हाउ टू प्रोड्यूस में कि लेबर इंटेंसिव लगाएं या कैपिटल इंटेंसिव लगाएं, है ना। तो लिखो, द प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस इज, द प्रॉब्लम ऑफ हाउ टू प्रोड्यूस is essentially a problem of choice। वही हाउ टू प्रोड्यूस की प्रॉब्लम जो है वही प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, लेकिन यहां पर चॉइस किसकी है, दो ऑप्शन है आपके पास, लेबर इंटेंसिव या कैपिटल इंटेंसिव। प्रॉब्लम ऑफ चॉइस रिगार्डिंग, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस रिगार्डिंग टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। अब हमारे पास को ये चॉइस करनी है इसमें कि कौन सी टेक्निक लें, टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन। तो ए पॉइंट लिखो आप, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक पहला, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स, और बी है लेबर इंटेंसिव टेक्निक। अब देखो, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक का और लेबर इंटेंसिव टेक्निक का आपको बेस्ट एग्जांपल दूं तो आप ले सकते हो, एक तो होती है हैंडलूम और एक होता है टेक्सटाइल मिल। तो टेक्सटाइल मिल जो आप ले रहे हैं वो तो मशीनों से मिल होगा, है ना, और एक होता है हैंडलूम जहां पर आप हाथ से कपड़ा बनता है। तो हैंडलूम तो हो गया लेबर इंटेंसिव और टेक्सटाइल मिल हो गया मशीनों से काम। फिर लिखें द मोस्ट एफिशिएंट। अब कौन सी टेक्निक लें जो हमारे लिए सुटेबल हो, जैसे मैंने आपको बताया था डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्री वाली बात। द मोस्ट एफिशिएंट टेक्निक इज सेलेक्टेड, the most efficient technique is selected which uses least amount, which uses least amount of resources and minimum cost। अब ऊपर वाले में तो मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लिखवाया था, लेकिन यहां क्या चाहिए अपन को, मिनिमम कॉस्ट, जिसकी कॉस्ट कम से कम आए वो टेक्निक अपन ऑप्ट करेंगे। ये था लेबर इंटेंसिव का। अब देखो इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और आप नोट डाउन कर लो, स्टार डाल के, क्या, डैश लिखो यहां पर, डैश इकोनॉमी यूजेस, है ना, लेबर इंटेंसिव टेक्निक। लेबर इंटेंसिव एमसीक्यू का क्वेश्चन आता है ये, टेक्निक, और यहां पर फिर लिखो, यहां पर डाल के डैश, डैश इकोनॉमी यूजेस
कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। कौन सी इकोनॉमी लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करती है और कौन सी कैपिटल इंटेंसिव? तो अब आप इसके अंदर क्या लिखेंगे, लेबर सरप्लस इकोनॉमी। जहां पर लेबर बहुत ज्यादा होती है ना उसको लेबर सरप्लस इकोनॉमी बोलते हैं, तो वो तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक यूज करेगी। और जहां कैपिटल बहुत ज्यादा है तो उसको हम बोलते हैं कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी। तो कैपिटल सरप्लस इकोनॉमी क्या यूज करेगी, कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक, है ना। तो उम्मीद करता हूं यहां तक की बात सभी बच्चों को अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी।